इजराइल ने सारी हदें पार कर दी। ताकत की घमंड में चूर इजराइल ने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का इस्तीफा मांग लिया। एंटोनियो गुटेरेस अपना काम कर रहे थे, प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन के, और आखिरकार जब हद से पार हो गई हिंसा तो उन्हें बोलने आना पड़ा। वो बैठे और यूएनएससी में सीधे सीधे इजराइल के लिए कह दिया कि ये जो हमास का अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, वो वैक्यूम में नहीं हुआ। उसके पीछे 56 सालों का अथाह दबाव, ऑपरेशन और यातनाएं थी जो फिलिस्तीनियों के ऊपर ढाई गई थी इजरायली देश की पॉलिसी के चलते। यानी कि इजराइल देश ने जो गवर्नमेंट जो भी रही वहां पर, उसमें जो पॉलिसीज बनाई गई वो फिलिस्तीनियों के दमन तिरस्कार के ऊपर बेस्ड थी, जिसके चलते इवेंचुअली फिलिस्तीनियों का गुस्सा फूटा हमास के रूप में, और हमास आउट ऑफ कंट्रोल होकर के फिर इजराइल पर उसने हमला कर दिया। साथ ही एंटोनियो गुटेरेस ने कोई एक तरफा बात नहीं की थी। उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि हमास ने जो इजरायली नागरिकों के साथ जो किया, जो बच्चों के साथ किया, जो महिलाओं के साथ किया, वो कहीं से भी सही है, वो गलत है। हमास ने जो किया वो गलत है, लेकिन इजराइल जो कर रहा है वो उससे भी ज्यादा गलत है। जिस चीज के लिए इजराइल बोल रहा है कि बच्चों और औरतों को खत्म करने वाले लोगों से बात नहीं की जा सकती, उनके साथ सीज फायर नहीं किया जा सकता, तो वही काम अब इजराइल कर रहा है। इजराइल भी बच्चों और महिलाओं के ऊपर वही कहर ढा रहा है, पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। जैसे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने यह बात कही, तुरंत इजराइल के प्रवक्ता ने वहां खड़े होकर यह कहा, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? इन विच वर्ल्ड डू यू लिव? इस दुनिया में कई हमले हुए, कई युद्ध हुए, लेकिन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को इस तरीके से किसी ने नहीं लताड़ा। इजराइल ने खड़े होकर अपनी ताकत के नशे में चूर और अमेरिका के समर्थन के गोद में बैठकर इजराइल ने सीधे यूनाइटेड नेशन के चीफ से कह दिया, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? आपको नजर नहीं आया किस तरीके से महिलाओं और बच्चों के साथ क्या हरकत की हमास के लड़ाकों ने? आपसे तुरंत हम इस्तीफा मांगते हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इजराइल के खिलाफ हमेशा से यूनाइटेड नेशन के अंदर षड्यंत्र चलता आया है, ये सारी बातें कहती। दोस्तों जरा गौर करके देखिए किस तरीके से यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल हो रहा है और इंटरनेशनल हर बॉडी किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। हर इंटरनेशनल बॉडी पर पावर डायनेमिक्स का जोरदार असर होता है, यानी कि जो ताकतवर कंट्रीज वो आपस में एक साथ जुड़ जाती हैं और जोरदार दबाव मारती हैं इन इंटरनेशनल कम्युनिटीज पर, और उसके बाद उन्हें अपनी फेवर में कर लेती है। यह इतिहास रहा है दोस्तों, हर बार की बात है। आप देखिए वहां पर अमेरिका ने क्या वक्तव्य दिया। अमेरिका ने यह वक्तव्य दिया कि ईरान दूर रहे, ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला ना करे। ईरान अगर अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा या उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स, यानी कि वो आतंकी संगठन जो संपर्क में रहते हैं ईरान के साथ में, तो अमेरिका जो है अपने लोगों की सुरक्षा करना जानता है और अमेरिका बदला लेगा, यह अमेरिका ने कहा। तो तुरंत ईरान के प्रवक्ता ने जानते हैं क्या कहा? ईरान के प्रवक्ता ने कहा, यह किस प्रकार की बात हो रही है? अमेरिका ऑलरेडी जो आक्रामक रुख अपना रहा है, इजराइल उसका समर्थन दे रहा है। जिसके पास पूरी ताकत है इजराइल, वो निहत्थे गाजा के फिलिस्तीनी लोगों पर हमला कर रहा है, और उसके बाद वहां पर जो सिचुएशन है उसको एस्केलेट करने के लिए अमेरिका बार बार हथियार दे रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, और ईरान से कह रहा है कि आप फ्यूल न डालें इस लड़ाई की आग को भड़काने के लिए। ईरान इसमें कैटेगोरिकली बिल्कुल शामिल नहीं है, ईरान का कहना था ईरान इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका इसमें शामिल है। अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है कि वो अंदर घुसे और लाखों लाखों लोगों को डिस्प्लेस करते। तो यहां गलती अमेरिका की है, ईरान का यह कहना था। जी हां दोस्तों, और आप कुछ सोच के देखिए किस तरीके से अमेरिका जो है दूसरे देशों को बोल रहा है कि हम वहां पर पीस कायम करना चाह रहे हैं, और लगातार हथियार दे रहा है, लगातार सीज फायर का विरोध करते हुए बोल रहा है इजराइल को कि आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ो। वहां पर जो बच्चियों और औरतों का नुकसान हो रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है अमेरिका कि गाजा के अंदर ऐसा होगा, उसके बारे में बात कुछ नहीं हो रही है। जो भी बात हो रही है कि हमास ने क्या किया था इजराइल के साथ में, उस पर बात हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जो पावरफुल कंट्रीज जो हैं, अमेरिका आता है, यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, और ये जितने एलाइज हैं अमेरिका के वो आते हैं, वो कुल मिलाकर सारी इंटरनेशनल बॉडी जहां जहां भी है वहां पर जाके बैठ जाते हैं और दुनिया के हर देश को बोलते हैं आप आइए, ये तो इंटरनेशनल बॉडी है, यहां पर आप जुड़ेंगे तो आपका फायदा होगा, बुला लेते हैं, और उन्हें एज अ प्रजा ट्रीट किया जाता है, और वो खुद बॉस बन के बैठ जाते हैं, अपने हिसाब से दुनिया को चलाते हैं। वो कहें तो टेररिज्म, आप कहें तो वो रेबेलियन हो जाता है कुल मिलाकर के। तो यहां पर एक चीज देखनी होगी, पावर का बैलेंस
पावर का बैलेंस पूरी दुनिया में गड़बड़ाया हुआ है। सारी पावर जो है वो एक ही तरफ सीमित है, जिससे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसकी शक्ति न सिर्फ क्षीण है बल्कि वो रिसीविंग एंड पे रहता है। बार बार जख्म जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसे ही झेलने पड़ते हैं। भारत ने एक बहुत अच्छा काम किया था, पीएम मोदी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। उसने ग्लोबल साउथ की बात की थी। ग्लोबल साउथ गरीब देशों का एक बहुत बड़ा धड़ा है, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। अफ्रीका के बारे में कोई बात नहीं करता। यानी कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि गाजा के अंदर जो लोग मर रहे हैं उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है, और जो 200 आपके बंधक है जिनमें अमेरिकी भी शामिल है उनकी जान की बड़ी वैल्यू है। वो निकल गए तो आप अंदर घुस के हमला कर देंगे। कहने का मतलब जो ये है, ये जिस प्रकार का भेदभाव करते हैं ये लोग, पावर डायनामिक्स वाले लोग जिनके पास पावर है, ये बेहद गलत है। पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना बेहद जरूरी, और इजराइल हमास वॉर के दौरान ये सारी चीजें खुलकर सामने आ चुकी है। असली चेहरा अमेरिका का पूरी दुनिया देख चुकी। जिस तरीके से, जिस दम्भ और जिस घमंड के ऊपर इजराइल ने यूनाइटेड नेशन चीफ का इस्तीफा मांग लिया, ये साफ शो करता है कि जितनी इंटरनेशनल बॉडी है वो इन्हीं के रहमो करम पर बनाई गई है और इन्हीं के रहमो करम के हिसाब से चलती है, अमेरिका और उसके जितने भी फॉलोइंग कंट्रीज हैं। और यहां पर कोई भी दूसरा देश अगर ये सोचे कि मुझे वीटो पावर मिल जाएगी, मुझे शक्ति मिल जाएगी, मुझे इक्वालिटी मिलेगी, वो नहीं मिल सकती। किसी तरीके से रशिया और चाइना वहां इन्वॉल्व हो गए थे तो हो गए थे, नहीं तो इनको भी वो जगह दे नहीं सकते थे। सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं भाई हम न्यूट्रल हैं, इनको जगह दे दी गई है रशिया और चाइना को, और बाकी सब जो है एक तरफ है, एक तरफा है पूरा। यूनाइटेड नेशन की कोई वैल्यू है नहीं, और अगर उसके अंदर काम करने वाले किसी व्यक्ति का जमीर जाग जाता, जैसे एंटोनियो गुटेरेस का जाग गया और उन्होंने कह दिया कि सब कुछ हुआ क्योंकि इजराइल की गवर्नमेंट आज तक जितनी रही 56 साल में उन्होंने बहुत जुल्म ढाए, उन्होंने फिलिस्तीन की पूरी जमीन को हड़प लिया और अभी फिर से हड़पने वाले हैं। जब उन्होंने असलियत बोली तो उन्हें तुरंत उनसे इस्तीफा मांगने की बात उसी मंच पे वहीं के वहीं देन एंड देयर उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, यानी कि दुनिया के अंदर कोई भी इंटरनेशनल बॉडी विश्वास करने लायक नहीं है। जो भी इंटरनेशनल बॉडी है, जो भी इंटरनेशनल पावरफुल जो अब जिसे इंस्टीट्यूशन हम मांगते हैं, जिसे इस तरीके से शोकेस किया जाता है कि ये सबके हित की बात करेगा, वो नहीं करता। वो सिर्फ कुछ चंद देशों के हितों की ही बात करेगा। और किसी भी इंटरनेशनल बॉडी को ये लोग अलायंस बना करके ओवर पावर कर देते हैं और अपना वहां पर दखल कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मुंह ताकते खड़ा रहता है, प्रजा बन के रह जाता है, ये राजा बन जाते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बहस छिड़ गई है, एक डिबेट छिड़ गया है कि कैसे ग्लोबल पावर को बैलेंस किया जाए। अमेरिका बहुत ज्यादा शक्ति अपने अंदर समेट के बैठ चुका है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया में पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि न्याय मिल सके। न्याय नहीं मिलेगा दोस्तों अगर पावर का इस प्रकार से एक केंद्रीकरण हो जाएगा। एक ही जगह पे पावर अगर रहेगी तो हम सब जानते हैं, कहावत भी है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और लगता है इजराइल को पूरी तरीके से करप्ट कर चुका है। अमेरिका पहले से ही करप्ट था, ये बात एक रियलिटी है। ऐसा क्या आपको नहीं लगता? आपका क्या मानना है? क्या इजराइल का यूनाइटेड नेशन चीफ से इस्तीफा मांगना सही था? क्या अमेरिका जो कर रहा है, क्या वो आग में घी डालने वाला काम कर रहा है या पानी डालने वाला काम कर रहा है? रियलिटी क्या है? यहां पर बैड प्लेयर ईरान है या अमेरिका है? क्या लगता है आपको? अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और ये सवाल देशवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।